हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि अब तो डेट भी आ चुकी है। 28 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है स्टार्ट होने वाला है, तो अब आप लोग लग जाइए। जो भी बचे समय है उसमें आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। हालांकि मुझे इस बात का खेद है कि मैं 4-5 दिनों से आप लोगों के लिए क्लास जो है नहीं लेके आ पा रहा था। इसका रीज़न ये था कि मुझे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी। अब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इसलिए हो गई थी कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मंथ है, ये महीना जो है शादी समारोहों से भरा पड़ा है। यानी हर जगह लगन, बहुत सारे इन्विटेशन, तो इनको मतलब कवर करने में कुछ समय इधर निकल गया। इसके बाद कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई, इसलिए मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया। अब प्रयास यही रहेगा कि हर क्लास आप लोगों को टाइम से टाइम जाती रहे। तो आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के सीधे अपने क्लास में आते हैं। तो मैं इस क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैथ का। तो ये प्रैक्टिस सेट जो होगा, रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चनों को समावेश करके एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है। तो इससे आपका दो बेनिफिट होने वाले हैं कि आपको तो एक रेलवे में एनटीपीसी में ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही साथ आप लोगों का जो पिछले आपने पढ़ा है उसका रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कि एक पोशाक की बिक्री दर पर 15% की दर से हानि 225 रुपए है। तो कह रहा पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया है, और जो लाभ हानि चैप्टर है बस एक ही फार्मूले पर आधारित है। आप जानते हैं कि अगर बात करें लाभ की, एक बात होती है लाभ और दूसरा चीज होता है हानि। तो लाभ अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि चूंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ जो बच्चे होंगे मुझे नए से देख रहे होंगे। हालांकि जो बच्चे नए हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे आपको मैथ के सारे वीडियो मिल जाएंगे, और काफ़ी कम समय में आपकी जो मैथ है अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो अभी भी आप समय है 3 से 4 दिन लगातार मैथ पढ़ लीजिए, 5 से 6 घंटे आपकी मैथ संभवतः तैयार हो जाएगी। क्योंकि मेरे मैथ के वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझाया गया है और काफ़ी डिटेल से समझाया गया है और स्मार्ट तरीके से समझाया गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर डेली 5 से 6 घंटे आप स्टडी करते हैं, हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि 3 से 4 दिन पर आप पूरे मैथ को कवर कर ले जाएंगे और फिर आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। और अगर हानि निकालना हो तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। देखिए लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे भी निकलता है और हानि भी हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है। तो ये तो लाभ हो गया। अगर बात करें लाभ प्रतिशत की, तो क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणित 100। इसी तरह अगर हानि की बात की जाए तो हानि प्रतिशत है ये, बटा में क्रय मूल्य गुणित 100 ये होता है। तो दे रहा है कि हानि जो प्रतिशत है कि जो दर है कितना है 15%, और हानि कितनी हो रही है 225 रुपए की हो रही है। तो हानि प्रतिशत जो है 15% है, ठीक है। तो इस 15% पे हानि कितनी हो रही है, 225 रुपए की हानि हो रही है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य गुणित 100। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, तो क्रय मूल्य बराबर हो गया 225 बटा में 15 गुणित 100, यही होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे 5 से कटाते 5 चौके 20, 5 25, 5 तिहाई 15, 3 एकम में 3, 3 बचे 15। आप जानते हैं कि 15 का वर्ग भी 225 ही होता है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा यहाँ आपको
थोड़ा और छोटा कर दें, यानी जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, 1500 रुपये। यानी उस पोशाक का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 1500 रुपये होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी के लिए पृथक रखकर शेष धनराशि को अपने तीनों पुत्रों में क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांट दिया। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये मिलते हैं तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए ये पिता की संपत्ति है टोटल, चीज को समझते हैं। ठीक, ठीक है, 3 भाग हो गया। ये कह रहा है कि 1/3 भाग, अब इसमें 1/3 भाग ये भी है, 1/3 भाग ये भी है, यानी 1/3 भाग ये भी है, 1/3 भाग ये भी है, 1/3 भाग ये भी है। फिगर बना जाइएगा, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1/3 भाग, यानी ये जो भाग है 1/3 भाग जो है वो अपने पत्नी के लिए रखता है पिता, और इन दोनों भागों को, यानी ये जो 2 भाग हैं इनको क्या करता है, अपने बेटों में बांट देता है। ये दोनों भाग कितना है, जाहिर सी बात है 1/3 प्लस 1/3, यानी कितना हो गया, 2/3 भाग है। यानी 2/3 भाग जो है अपने पुत्रों में बांट देता है। और कितने पुत्र हैं उसके, 3 पुत्र हैं। और तीनों पुत्रों को किस हिसाब से बांटता है, पहले पुत्र को 2 और तीसरे को 3 और चौथे को तीसरे को 5, यानी 2:3:5 के अनुपात में बांट देता है। तो कह रहे यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये मिलते हैं तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति थी। तो एक बात बताइए, पहले तो शेष देखते हैं। तो शेष, अगर पूरी संपत्ति 1 थी तो 1/3 दे दिया पत्नी को, तो कितना बचा, 2/3। ठीक, और पुत्रों को क्या मिला, ये जो पुत्र है, पहला पुत्र है, दूसरा पुत्र है, और ये जो तीसरा पुत्र है इसको मिला 2, 3 और 5 संबंध, इनके संबंध में मिला। तो मान लेते हैं कि पहले पुत्र को 2x मिला, और तीसरे पुत्र को कितना मिला, 3x, और चौथे पुत्र को मिला, तीसरे पुत्र को मिला 5x। यानी इन तीनों का योग ही तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। तो यानी 2x प्लस 3x प्लस 5x किसके बराबर हो गया, ये हो गया 2/3 के। ये कितना हो गया, 10x बराबर 2/3। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन एक बात और कह रहा है कि पहले पुत्र को कितना मिलता है, 48,000 रुपये मिलता है। तो पहला पुत्र कौन है, यही तो है। यानी ये 2x किसके बराबर है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ये जो 2x है किसके बराबर है, 48,000 के। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया, 24,000। जब x बराबर 24,000 हो गया तो 10x बराबर कितना हो गया, तो 10x बराबर कितना हो गया, 10x बराबर हो गया 24,000 गुणते 10। यानी ये कितना हो गया, 24, ये हो गया, ये कितने के बराबर हो गया, 2/3 के। और पूरी संपत्ति कितनी है, 1 है, तो क्या होगा 24, ये चला जाएगा ऊपर 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2, काटते हैं 12, यानी 36, यानी 3,60,000। यानी पूरी जो संपत्ति थी कितनी थी, 3,60,000 के बराबर थी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं काफ़ी बेसिक से डिटेल के साथ आपको कराता जा रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फार्मूला होता है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है,
तो ये होता है कि फार्मूला हम लिख रहे हैं सीधे, n भुजा वाले बहुभुज की अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, 2n माइनस 4, और ये कोष्टक में रहेगा गुणते 90। बस इसी फार्मूले पे आपको मान रख देना है, आ जाएगा। आइए देखते हैं। एक सप्तभुज है, यानी n बराबर कितना है, 7। तो यानी क्या हो जाएगा, 2 गुणते 7 माइनस 4 गुणते 90, कितना हो गया, 2 7 14 माइनस 4 यानी 10 गुणते 90 यानी 900। ये 900 क्या होगा, डिग्री। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए गुणते कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि 1 कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1/sin ए। हालांकि इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोसेक को ही चेंज कर रहा हूँ, आसानी रहेगा थोड़ा सा। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1/sin है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। वैल्यू सीधे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए गुणते कोसेक स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि cos ए अपॉन sin ए बराबर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, cot ए के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, ये cot स्क्वायर ए, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। इस क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जोड़ें कि घटाएं कि क्या करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है लोग अक्सर इसको ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रयास करते हैं और इसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको आज ऐसे स्मार्ट तरीके से समझाऊंगा कि आज के बाद जिंदगी में कभी भी ये क्वेश्चन आपसे गलत, इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। ये आलम सर की गारंटी है। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 कुर्सियां बेचने पर एक दुकानदार 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो समझते हैं क्वेश्चन को। क्या हो रहा है, कह रहा है कि 20 कुर्सियां बेचने पर 4 कुर्सियों के बराबर लाभ कमाता है। तो 4 कुर्सियां लाभ कैसे कमाएगा, पहले हम इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो ये जो 20 कुर्सियों जो ये 20 कुर्सी है, समझ रहे हैं, जो इनका बिक्री है यानी एसपी सेलिंग प्राइस है, ये किसके किसके बराबर है। पहले इस चीज को समझते हैं। जो ये 20 कुर्सी की जो सेलिंग प्राइस कैसे है, जाहिर सी बात है कि 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य रहा होगा प्लस 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर करेंगे तभी तो इसके विक्रय मूल्य के बराबर होगा। यानी 20 जो कुर्सी है इनका सीपी यानी क्रय मूल्य प्लस 4 कुर्सी का एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तभी तो 20 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर होंगे। तो इनका 20 कुर्सी का सीपी कितना हो जाएगा, 20 कुर्सी का जो सीपी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 एसपी माइनस 4 एसपी यानी 16 एसपी यानी 16 कुर्सी। बात आ रही समझ में। कहने का मतलब ये है कि
जो 20 कुर्सी का जो कास्ट प्राइस है वो 16 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। सिंपल सा फार्मूला, इस चीज को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, मन में कभी डाउट नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 20 कुर्सी जो बेचा होगा, तो कह रहा है कि ये 20 कुर्सी को बेचने पर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कैसे जो 20 कुर्सी का जो क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य है वो क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड होगी। तो जाहिर सी बात है कि पहले तो 20 कुर्सी का क्रय मूल्य होगा प्लस ये 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य जोड़ देंगे, तो 20 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बारे में हमको पता चल जाएगा कि 20 कुर्सी हमने कितने में जोड़ा, कितने में बेचा। तो यानी 20 कुर्सी का जो सीपी होगा वो 16 कुर्सी के एसपी के बराबर होगा। तो अब आइए लाभ देखते हैं, लाभ कितना होगा, लाभ कितना, 4 कुर्सी का लाभ हुआ, 4 कुर्सी का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत 4/16। आप जानते हैं कि जो लाभ प्रतिशत होता है वो किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय कितना है, 16 जो कुर्सी है, 20 कुर्सी का जो कितना है, 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए यहाँ पे 16 होगा गुणित 100, 4, 25। तो जो लाभ प्रतिशत होगा 25% होगा। लास्ट में यही तो आपका ट्रिक बनता है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए, कभी भी आप इस क्वेश्चन को नहीं भूलने वाले, चाहे कितना भी आपसे घुमा कर क्यों ना पूछे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 72 मीटर गुणित 90 मीटर बीमा के एक फर्श पर टाइल्स लगाना, यानी टाइल लगाना है। प्रत्येक टाइल की भुजा की अधिकतम लंबाई क्या होगी यदि केवल वर्गाकार टाइल का प्रयोग किया जाए। तो क्वेश्चन को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक फर्श है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। इसकी चौड़ाई जो है 72 मीटर है, यानी ये दूरी, और ये कितना है, 90 मीटर है। और इसी फर्श पे टाइल्स लगाना है, वर्गाकार टाइल्स लगाना है। जैसी बात है, जब वर्गाकार टाइल्स लगेगा तो ऐसे यही साइज की लगेंगी, इसी साइज की लगेंगी। हालांकि ऊपर जाते जाते मैं छोटा हो गया, लेकिन सभी एक साइज की रहेंगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो टाइल्स लगेंगी ये वर्गाकार लगेगा, यानी जो टाइल्स लगेगा क्या लगेगा, वर्गाकार लगेगा। तो कह रहा है कि इसी भुजा की लंबाई क्या होगी, कि मतलब कि वो निश्चित लंबाई बताइए कि जैसे इसी लंबाई की टाइल्स जो लगे, सारे टाइल्स इसी लंबाई के लग जाए और फिट हो जाए। तो वही पूछ रहा है कि प्रत्येक टाइल्स की भुजा की अधिकतम लंबाई क्या होगी, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों का मसल निकाल लेना होता है, यानी महत्तम समापरिवर्त। तो आइए हम इनका महत्तम समापरिवर्तक निकाल लेते हैं। तो जानते हैं कि जब महत्तम समापरिवर्तक निकालना होता है तो 2 तरीके होते हैं महत्तम समापरिवर्तक निकालने का, कि पहला तो इन दोनों का फैक्टर कर लिया जाए या इन दोनों को आपस में भाग दे लिया जाए। तो भाग कैसे देते हैं कि बड़े में छोटे से भाग देते हैं। तो आइए देखते हैं इनका मौसा क्या होगा। मौसा 90 में 72 से कितने बार भाग जाएगा, 1 बार। ये कितना हो गया, 18। अब ये जो शेष 18 आया है, अब इससे भाग इसमें देंगे, यानी फिर 72 में देंगे। जो शेष बचता जाएगा फिर ऐसे हम प्रक्रिया करते जाएंगे। तो कितना हो गया, 72 कटेगा, कई बार में जाएगा, 4 बार। देखते हैं जब तक ये कट ना जाए। 8 चौके 32 को 2 7, यानी 72 कट गए। जब तक कट नहीं जाता तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे, यानी मौसक क्या हो गया, जो है 18 हो गया। यानी 18 एक ऐसी संख्या है जिससे 18 से 72 भी कट जाएगा और 90 भी कट जाएगा। तो सबसे बड़ी टाइल्स क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, 18।
मीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सारे के सारे रेलवे एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरल कीजिए 7/16 भगा 28/32 भगा 4/8। इसको कह रहा है कि सरल करिए यानी इसको हल करिए। तो आइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/16। अब जो भाग का चिन्ह है इसको हटाना है, तो भाग का चिन्ह हटाने के लिए हमने क्या किया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। लेकिन जैसे ही हमने गुणा का चिन्ह लगाएंगे ये क्या होगा, जो ये इन्वर्स हो जाता है, यानी कितना लिखेंगे हम इसको 32/28 हो जाएगा। फिर यहाँ भी भाग का चिन्ह है, इसको हटाना है, गुणे का चिन्ह लगा दिए, क्या हो गया ये 8/4। अब इसको सॉल्व कर देना है। 7/16 है भाई, 19 नहीं है। तो ये कितना हो गया 16 दूना के 32, 7 चौक 28, 4 दूना के 8, ये कट गया। यानी जो आंसर आएगा कितना आएगा 1। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल करिए। क्या सरल करना है, 4√4 + 7√32 - 2√50। इसको कह रहा है कि सरल कीजिए। तो आइए इसको हम लोग सरल करते हैं। 4√18 √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, +7। इसको क्या लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं, -2 अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं 50 को 25 × 2 लिख सकते हैं। एक चीज आप इसमें गौर कर रहे होंगे कि इस संख्या को, इस संख्या और इस संख्या को आप ध्यान से देखिए। ये जो है 3 का वर्ग है और ये जो है 4 का वर्ग है और ये जो है 5 का वर्ग है। तो यानी अगर 9 को बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 4 × 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। और ये कितना हो गया √2 + 7 क्या होगा × 4 और √2 -2 और ये 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 वर्गमूल, सारी वर्ग नहीं वर्गमूल, और ये √2। क्या लिख सकते हैं 12√2 + 28√2 - 10√2। एक चीज आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इसमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, √2 यानी √2, यानी √2 अगर हम कॉमन ले लें तो 12 + 28 - 10 यही हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा ये, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 30√2 यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर/घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, वह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो पहले आइए क्वेश्चन को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई एक प्लेटफार्म है, यहां सेंटर में बनाते हैं, कोई एक प्लेटफार्म है। ठीक, इसकी लंबाई कितना है 150 मीटर है। ठीक, और एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है 210 मीटर। ये रेलगाड़ी 150 मीटर प्लेटफार्म को कैसे पार करेगी, पहले इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रेलगाड़ी का ये मुख है और ये इसका अंतिम पार्ट है। तो इस प्लेटफार्म को पार करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस रेलगाड़ी को तो पहले इतनी दूरी चलनी पड़ेगी। जब यहाँ तक ये चल आएगी, फिर यानी पूरी प्लेटफार्म की दूरी के बराबर चलना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको पार करने के लिए अगर ये रेलगाड़ी का अंतिम पार्ट है और ये रेलगाड़ी का मुख है, तो इसको अपने लंबाई के भी बराबर चलना
होगा। इतनी बात समझ में आ गई बात। तो यानी इसको कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी। अगर दूरी की बात की जाए तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई, इतना दूरी तय करना पड़ेगा। और इतनी दूरी तय करने में जो समय लगे वही समय आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। आपसे क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल। दूरी कितना हो गया, इन दोनों का योग। चाल दिया हुआ है, समय हमको बस निकालना है। चलिए निकालते हैं। चाल कितना है, एक थोड़ा सा इसको, चूंकि ये किलोमीटर पर घंटा में है, किलोमीटर में है और दूरी तय करना है मीटर में, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। तो जब मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है तो किससे गुणा करना होता है, 108 गुणित 5/18 से गुणा करना होता है। और किसी मीटर को घंटे में कन्वर्ट करना हो तो किससे करते हैं, 18/5 से कन्वर्ट करते हैं। तो कितना हो गया, 6 बार जाएगा, यानी 30 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल हो गई। दूरी कितनी हो गई, 210 प्लस 150 बटा में 30 कितना हो गया, ये हो गया आपका 360 बटा में 30, कट गया 12 सेकेंड। यानी उस पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, 12 सेकेंड लगेगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दो संख्याएं 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटाए जाए तो परिणामी संख्या का अनुपात 5/8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है। ठीक, संख्या कौन कौन सी है, संख्याओं का जो अनुपात है 2 संबंधित 3 का है। तो मान लेते हैं संख्या 2x है और ये हो गया 3x। कह रहे कि यदि इनमें से 12 घटाई जाए तो मैं प्रत्येक में से 12 घटा दे रहा हूं। तो कह रहा है ये कि इनका जो अनुपात हो है वो कितना हो जाता है, 5/8 हो जाता है। समीकरण बन गया, बस इसको सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं। तो कितना लिख सकते हैं, 2x - 12 ये जाएगा इधर तो कितना होगा 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x - 12 उधर हो जाएगा 5। गुणा करते हैं, ये हो गया 16x - 12 × 8 = 96 इक्वल टू कितना हो गया 15x - 12 × 60। इसको इधर लाते हैं और इसको इधर भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा 16x - 15x इक्वल टू, इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 96 - 60। x बराबर कितना हो जाएगा 36। तो जब x की वैल्यू 36 हो गई तो कह रहे हैं कि संख्याएं ज्ञात करिए। तो रख देते हैं। तो 2 × 36 यानी 72। ये कितना हो गया 3 × 36 यानी कितना हो गया 3 × 18 तितली के 9 1 10 यानी 108। यानी पहली संख्या 72 और दूसरी संख्या 108 होगी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही तक। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर हाँ एक बात और कि अगर आप हमारे क्लास में नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। इसके साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं, उस पर रेलवे NTPC ग्रुप डी और अन्य एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो अगर आप उस चैनल को यानी टेलीग्राम चैनल को और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल के लिए प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और स्टूडेंट केयर के नाम से सर्च करें। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप 96 51 47 97 92 पर ज्वाइन ग्रुप के नाम से मैसेज सेंड करें। सिर्फ याद रहे, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आप ग्रुप में ऐड
कर दिया जाएगा, जिससे आप ग्रुप में ऐड होने के बाद जो है अपने रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन और काफ़ी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। तो अगले क्लास तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।